नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टारगेट जी रिपोर्ट जारी की गई। रोजगार परक कौशल पर अध्यापन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस की दूसरी बैठक आयोजित की गई। भारत ने WTO में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम पर सामूहिक परामर्श का विरोध किया और मणिपुर सरकार का अहम निर्णय, 4 से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए कोई सरकारी लाभ और नौकरी नहीं होगी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उपयोग वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के स्तर को मापने और उसकी निगरानी करने के लिए किया जाता है। ये कई देशों के स्कोर को निर्धारित करने के लिए 4 मापदंडों का उपयोग करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन और वेल्ट हंगर हिल्फे प्रकाशित करते हैं। इस रिपोर्ट के वैश्विक निष्कर्षों के मुताबिक भुखमरी के खिलाफ वैश्विक प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई है। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव जैसे वैश्विक संकटों की वजह से स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिण एशिया में भुखमरी का स्तर सबसे ज्यादा है। ये क्षेत्र भविष्य की घटनाओं और संकटों के प्रति सर्वाधिक जोखिम में है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि वर्ष 2021 में लगभग 82.8 करोड़ लोग अल्प पोषित थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया से संबंधित क्या बातें कही गई हैं। दरअसल इस सूचकांक में भारत का स्कोर 29.1 है। ये भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देशों में भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है। बाल दुबलेपन यानी वेस्टिंग की दर दुनिया के किसी भी देश की तुलना में दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। भारत में बाल दुबलापन दर 19.3% है, जिसमें अल्पपोषण के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाल ठिगनापन दर 35 से 38% के बीच है। अफगानिस्तान में ये दर सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि बाल मृत्यु दर संकेतक में सुधार प्रदर्शित हुआ है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष कहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति अवैज्ञानिक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के घटकों की बात करें तो इसमें 3 आयाम और 4 संकेतक शामिल हैं। इन 3 आयामों में सबसे पहले बात करते हैं अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति की। इसे 1/3 भारांश दिया गया है और इसी तरीके से बाल मृत्यु दर को 1/3 भारांश है और बाल अल्पपोषण का भी 1/3 भारांश है। इसके अलावा और जो 4 संकेतक हैं उनमें अल्पपोषण के तहत अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति की माप की जाती है, जो कि भुखमरी का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसमें बच्चों और वयस्कों दोनों की पूरी आबादी को शामिल किया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय भुखमरी लक्ष्यों के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर भुखमरी का सबसे गंभीर दुष्परिणाम मृत्यु है और बच्चे इसके प्रति सबसे ज्यादा अधिक संवेदनशील होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दर्शाने की ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्षमता में सुधार करता है। ये दुबलापन और ठिगनापन अल्पपोषण के मृत्यु दर संबंधी खतरों को आंशिक रूप से ही प्रदर्शित करते हैं। दुबलापन और ठिगनापन शामिल है। कैलोरी उपलब्धता से आगे बढ़ते हुए आहार गुणवत्ता और उपयोगिता को शामिल करता है। आपको बता दें कि पोषण की कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और ये सूचकांक परिवार के भीतर भोजन के असमान वितरण से भी प्रभावित होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुबलेपन और ठिगनेपन को SDGs के लिए एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टारगेट जी रिपोर्ट जारी की गई। ये संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट जी के मामले में MHEWS की वर्तमान वैश्विक स्थिति का आकलन करती है। टारगेट जी सेंडाई के 7 लक्ष्यों में से एक है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम में कमी और रोकथाम के लिए एक वैश्विक रणनीति है। टारगेट जी का उद्देश्य वर्ष
वर्ष 2030 तक मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की उपलब्धता और इस तक पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही आपदा जोखिम सूचना और आकलन में वृद्धि करना है। पूर्व चेतना प्रणाली तूफान, सुनामी आदि सहित अन्य आसन्न खतरों से पहले जन और धन की हानि को कम करती है। आपको बता दें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के 4 घटक हैं। इसमें जोखिम के बारे में ज्ञान, तकनीकी निगरानी और चेतावनी सेवा, चेतावनियों का संचार और प्रसार किया जाता है। इसके अलावा आवश्यक कदम उठाने की समुदाय की क्षमता भी देखी जाती है। मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम किसी एक आपदा, एक साथ कई आपदाओं या फिर व्यापक आपदाओं की स्थिति में भी कारगर है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन और मौसम संबंधी अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से चरम मौसम की घटनाओं या आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। विश्व के आधे देशों को मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। विश्व में 3.6 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़ी आपदाओं का ज्यादा खतरा है। टारगेट जी प्राप्त करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली के सभी घटकों में निवेश की जरूरत है। स्पेशली आपदा की जानकारी के बारे में निवेश की बेहद जरूरत है। इससे बेहतर योजना निर्माण और क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। एनहेंस डेटा में निवेश और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत है। इससे निगरानी को बेहतर करने और तेज संचार आदि में मदद मिलेगी। इस संबंध में भारत में जो पहले की गई हैं उसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्षेत्रीय भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली का एक प्रोटोटाइप विकसित किया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्टॉर्म सर्ज EWS और भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र की स्थापना की है। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान हिमस्खलन की अग्रिम चेतावनी प्रदान करता है। इसके अलावा वैश्विक पहलों की बात करें तो मौसम और जलवायु से संबंधित बुनियादी डेटा के सृजन और आदान प्रदान के लिए ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्विंग नेटवर्क की स्थापना की गई है। इसके अलावा अल्प विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के लिए क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना की गई है। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए रिस्क इन्फॉर्म्ड अर्ली एक्शन पार्टनरशिप शुरू की गई है। रोजगार परक कौशल पर अध्यापन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा। ये स्किल्स इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की पहल है। इस पहल में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, MIT आदि जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इस पहल के उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रोजगार परक कौशल प्रदान करना। इससे दुनिया भर में कुशल पेशेवरों की अधिक मांग को पूरा किया जा सकेगा। छोटे शहरों के छात्रों को सब्सिडी दरों पर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार परक कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना, जिससे कि मजबूत कुशल कार्यबल का निर्माण हो सकेगा। साथ ही पूंजी आकर्षित करने के लिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब China+1 रणनीति के तहत भारत में अपना बेस स्थापित करने पर विचार कर रही हैं। China+1 एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत कंपनियां केवल चीन में निवेश करने से बच रही हैं। वे अपने व्यवसायों का अन्य देशों में भी विस्तार करके इनमें विविधता ला रही हैं। वर्ष 2020 में भारतीय कंपनियों ने कौशल में कमी को अपने व्यवसाय के सम्मुख सबसे बड़ी बाधा के रूप में पहचाना था। ये उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का 34% है। वर्ष 2022 में ये दर बढ़कर 60% हो गई है। साथ ही इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 ने कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत के केवल 46.2% युवा ही उच्च रूप से नियोजन के योग्य हैं। जैसे कि इसमें कहा गया कि युवाओं में वर्तमान नौकरियों की भूमिकाओं, जरूरतों आदि के बारे में जागरूकता की कमी है और इसीलिए युवा केंद्रित कौशल विकास पहलें आरंभ की गई। इसमें NSDC के माध्यम से PM कौशल विकास योजना, PM कौशल केंद्र, भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र आदि शुरू किए गए हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और IIT के उन्नयन की योजना आदि प्रमुख पहले हैं और अन्य योजनाओं के तहत कौशल ऋण योजना और भारतीय कौशल संस्थान आदि शुरू किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसकी मेजबानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी। इसका आयोजन वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति ने किया था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिदेश में वैश्विक GIM पर संवाद को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए UNWGIC आयोजित किया जाता है। भारत की भूस्थानिक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक 63,000
करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाने की उम्मीद है। ये 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगी। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी अध्ययन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें शामिल है भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे पृथ्वी से संदर्भित डेटा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस डेटा का उपयोग विश्लेषण, प्रतिरूपण, अनुकरण और विजुअलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग हैं कृषि संबंधी योजना बनाने में, भारी सिविल निर्माण में, भवनों के डिजाइन बनाने में, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में, महामारी के प्रकोप के मापन आदि में। UNWGIC 2022 में एकीकृत भूस्थानिक सूचना फ्रेमवर्क यानी IGIF के बारे में भी चर्चा की गई। ये सभी देशों में GIM और इससे संबंधित संसाधनों के विकास, एकीकरण, मजबूती और अधिकतम उपयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये किसी स्थान विशेष की जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है। ये जानकारी किसी भी अन्य सार्थक डेटा के साथ एकीकृत होती है। इससे सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। IGIF के 3 मुख्य घटक हैं। इसमें व्यापक रणनीतियां बनाई जाती हैं, कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन और देश स्तरीय कार्य योजना बनाई जाती है। UNWGIC यानी UN वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। GIM का मतलब है जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और अगली खबर WTO से संबंधित है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम पर सामूहिक परामर्श का विरोध किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, थाईलैंड आदि सहित विकसित और विकासशील देशों के 10 सदस्यीय समूह ने द्विपक्षीय प्रारूप की बजाय सामूहिक परामर्श प्रारूप का प्रस्ताव किया था। इस समूह में विकसित और विकासशील देशों के साथ साथ खाद्य आयातक और खाद्य निर्यातक देश भी शामिल हैं। बाली मंत्री स्तरीय बैठक के तहत परामर्श के लिए ऐसे किसी भी प्रारूप का प्रावधान नहीं किया गया था। WTO नियमों के मुताबिक व्यापार को विकृत करने वाले घरेलू समर्थन को डी मिनिमस होना चाहिए। घरेलू समर्थन को समर्थन की समग्र माप या AMS कहा जाता है। इसे कभी कभी एम्बर बॉक्स समर्थन भी कहा जाता है। डी मिनिमस घरेलू समर्थन की वो न्यूनतम मात्रा है जिसकी अनुमति होती है, भले ही ये व्यापार को विकृत करे। कुछ तरह के सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रमों को व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, जैसे सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर किसानों से अनाज की खरीद। इसे समर्थन मूल्य या प्रशासित मूल्य के रूप में जाना जाता है। भारत में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स का उपयोग खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से जरूरतमंद लोगों के लिए अनाज खरीदने, भंडारण करने और वितरित करने के लिए किया जाता है। इस तरह की समर्थन प्रणाली से निपटने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने बाली मंत्री स्तरीय बैठक में पीस क्लॉज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक किसी भी देश को कानूनी रूप से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, भले ही दी जा रही सब्सिडी डी मिनिमस का उल्लंघन करती हो। पीस क्लॉज एक तरह का अंतरिम समाधान है जब तक कि कोई स्थायी समाधान नहीं मिल जाता। इसके तहत जो सब्सिडी दी जाती हैं वो है ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ऐसी सब्सिडी है जो व्यापार को विकृत नहीं करती है या फिर न्यूनतम विकृति पैदा करती है। इस सब्सिडी की कोई सीमा नहीं है। दूसरी है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये सब्सिडी की व्यापक रेंज है। ये कृषि उत्पादन के 5% तक सीमित है, जबकि विकासशील देशों के लिए ये सीमा 10% है। वहीं ब्लू बॉक्स सब्सिडी की व्यापक रेंज की अनुमति है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो कम व्यापार विकृति पैदा करे। हालांकि इस सब्सिडी की कोई सीमा नहीं है। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर सरकार ने एक बेहद अहम निर्णय लिया है। इसमें 4 से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए कोई सरकारी लाभ और नौकरी नहीं होगी। ये निर्णय स्पष्ट रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित है और इसी उद्देश्य के तहत मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे कई राज्यों में जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस तरह के कानून लागू किए गए हैं। वर्तमान में भारत में दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 18% हिस्सा है, जबकि भारत के पास वैश्विक भूभाग का केवल 2.45% भाग ही है। और अगर जनसंख्या वृद्धि की यही स्थिति बरकरार रही तो भारत जल्द ही चीन से आगे निकलकर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और इसी संबंध में हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण नीति के पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं और इसके विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। पक्ष में तर्क ये है कि जनसंख्या अधिक होने से भोजन, वस्त्र और आवास की उपलब्धता पर दबाव पड़ता है। ये बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाता है। ये पारिस्थितिक शरण में
में वृद्धि करता है और जनसंख्या अधिक होने से अवसंरचना पर दबाव पड़ता है। इसके विपक्ष में जो तर्क हैं उसके मुताबिक कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में कमी होगी, पहले से ही कुल प्रजनन दर में गिरावट आई है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण नीति को अगर इस तरह से लागू किया जाएगा तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा असुरक्षित गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या का कारण बन सकती है। इसके अलावा गर्भ निरोधकों या गर्भपात से जुड़े खर्च को वहन करने में कमजोर वर्ग असमर्थ है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण नीति उन्हें सजा देने जैसा होगा। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रेड्स ने अफगानिस्तान से संचालित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए सदस्य देशों द्वारा संयुक्त उपायों पर निर्णय लिया है। इसने अगले वर्ष एक सैन्य अभ्यास सॉलिडेरिटी 2023 आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। रेड्स को वर्ष 2001 में एससीओ के एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ये आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने पर केंद्रित है। रेड्स के कार्यकारी संबंधों के अंतर्गत सदस्य देश अन्य देशों और वैश्विक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। इस समन्वय का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए सूचना एकत्र करना होता है। रेड्स अपने सदस्य देशों से आतंकवादियों और आतंकी संगठनों का डेटाबेस भी रखता है। बुलविप इफेक्ट आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण घटना है। ये अंतिम उपभोक्ता के निकट डाउनस्ट्रीम मांग में एक छोटा सा बदलाव है। ये बदलाव निर्माता के समीप अपस्ट्रीम मांग में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनता है। डाउनस्ट्रीम के तहत अंतिम उपभोक्ता तक उत्पाद की आपूर्ति करना और अपस्ट्रीम यानी आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे माल की प्राप्ति और कंपनी द्वारा उत्पादन में उसका उपयोग करना शामिल है। बुलविप इफेक्ट से अतिरिक्त वस्तु सूची, राजस्व की हानि और उत्पादन में ज्यादा निवेश हो सकता है। बुलविप के कारण है मांग का खराब पूर्वानुमान, मूल्यों में उतार चढ़ाव, स्पष्ट संचार की कमी आदि। बुलविप इफेक्ट को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में आपसी सहयोग और दृश्यता का उपयोग किया जाता है। कोलार फील्ड। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में स्वर्ण खनन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि यहां खनन को पहले रोक दिया गया था क्योंकि निष्कर्षण का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। एक आधिकारिक अनुमान के मुताबिक कोलार गोल्ड फील्ड्स में खनिजों के खनन से 30,000 करोड़ रुपए के राजस्व सृजन की संभावना है। यहाँ सोना और पैलेडियम और रोडियम जैसे खनिजों का भंडार है। कोलार गोल्ड फील्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये 3000 मीटर की गहराई पर दुनिया में सोने की सबसे गहरी खदानों में से एक है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। नए रिजर्व के पीछे मूल कारण ये है कि पीटीआर का 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदियों को जोड़ने से जलमग्न हो जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से नए टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने के लिए कहा था। दुर्गावती टाइगर रिजर्व का विस्तार नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती रिजर्व से जोड़ने के लिए एक हरित गलियारा विकसित किया जाएगा ताकि नए रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवाजाही हो सके। मध्य प्रदेश में अन्य टाइगर रिजर्व हैं कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय दुबरी। एक्सोप्लैनेट्स सौर मंडल से बाहर के ग्रह होते हैं। अधिकांश एक्सोप्लैनेट्स अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। मुक्त रूप से गतिमान एक्सोप्लैनेट्स को रफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं और ये किसी भी तारे से जुड़े नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 विशाल एक्सोप्लैनेट्स WASP 76b और WASP 121b के ऊपरी वायुमंडल में बेरियम का पता लगाया है। वास्प 76b और वास्प 121b अल्ट्रा हॉट जुपिटर हैं। अल्ट्रा हॉट जुपिटर गर्म गैसीय ग्रहों का एक वर्ग है। इन ग्रहों का आकार बृहस्पति ग्रह के समान होता है, लेकिन बृहस्पति के विपरीत इनकी परिक्रमा अवधि छोटी होती है। अब तक खोजे गए अधिकांश एक्सोप्लैनेट्स मिल्की वे आकाश गंगा के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में मौजूद हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करें तो हाल ही में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में रेडियो कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसे कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। कार्बन 14 डेटिंग तकनीक जीवित जीवों से उत्पन्न कार्बन आधारित सामग्रियों के लिए वस्तुनिष्ठ आयु अनुमान प्रदान करती है। आपको बता दें कि सजीवों में कई रूपों में कार्बन होता है और ये इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। ये कार्बन का एक समस्थानिक है। इसका एक सुपरिभाषित दर पर क्षय होता है।
है। इसका आधा जीवन लगभग 5730 वर्ष के रूप में जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि किसी नमूने में मौजूद C14 की मात्रा को मापकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने वाले संदर्भ मानक के साथ तुलना करके आयु का वस्तुनिष्ठ अनुमान प्रदान करती है। ये 40,000 से 50,000 वर्षों तक विश्वसनीय है। एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और भारतीय राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की ABP संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। ABP एक डोपिंग रोधी साधन है। ये स्वयं डोपिंग पदार्थ या विधि का पता नहीं लगाता है। इसकी बजाय किसी अवधि में डोपिंग के प्रभावों को प्रकट करने के लिए चयनित जैविक घटकों की निगरानी करता है। ये बेहतर लक्षित परीक्षण और विश्लेषण तथा जांच एवं अवरोध के जरिए डोपिंग के खिलाफ काम करता है। साथ ही ये निषिद्ध विधियों या पदार्थों के उपयोग के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में भी कार्य करता है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यासों के बारे में। प्रस्थान अभ्यास ये पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसे प्रत्येक 6 महीने में आयोजित किया जाता है। इसे अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए आयोजित किया जाता है। पावर एक्स विद्युत क्षेत्रों की इकाइयों के लिए पावर CSIRT के सहयोग से सर्ट डिजाइन और संचालित करता है। यहाँ CSIRT से मतलब है विद्युत क्षेत्र में कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम से। इब्सामार ये भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। यमन, यहाँ की राजधानी सना है। भारत ने यमन में युद्धरत पक्षों के बीच संघर्ष विराम की अवधि नहीं बढ़ने पर निराशा प्रकट की है। यमन मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित एक मरुस्थलीय देश है। ये उत्तर में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये लाल सागर, बाबल मंडेब और अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। यमन में कोई भी स्थायी नदी नहीं है क्योंकि इसके अधिकांश उत्तरी भाग में रब अल खाली मरुस्थल का विस्तार है। इसका उच्चतम बिंदु जबल अल नबी शुएब है। अगला महत्वपूर्ण स्थान है गैलापागोस द्वीप समूह जो कि इक्वाडोर में है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक ठंडी महासागरीय धाराएं गैलापागोस द्वीप समूह को वैश्विक तापन से बचा रही हैं। गैलापागोस द्वीप समूह एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। ये प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के पश्चिम में स्थित है। ये 3 महासागरीय धाराओं के संगम पर स्थित है। इन धाराओं में शामिल है हम्बोल्ट धारा, पनामा प्रवाह और क्रॉमवेल धारा। इसके 19 द्वीपों पर कई संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित हैं। इसमें लैंड इगुआना, जायंट टॉर्टोइज और कई तरह की फिंच शामिल हैं। फिंच एक तरह की छोटी सी चिड़िया होती है। गैलापागोस द्वीप की जैव विविधता चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।